तो उसमें तो हम सब मुसलमान जेल पहुंच जाएंगे जितने यहां बैठे हैं वो भी पहुंच जाएंगे, और कुछ 2, 4, 500, 200, 500 बचेंगे जिनको ये मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं मानते। देखिए, हम मुसलमान बाय बर्थ कट्टर होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने ये कलमा नहीं पढ़ा वो जहन्नुम जाएगा, ये कट्टरता। होली का रंग हमारे ऊपर गिर गया तो गुनाह हो गया, ये कट्टरता। हम माँ के जागरण में चले गए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए तो ये कट्टरता। भारत माता की जय बोल दिया तो गुनाह हो गया, ये कट्टरता। तो देखिए, मैं अमित शाह जी से कहूँगा थोड़ा कट्टरता को डिफाइन कर दें, क्योंकि हम सब मुसलमान कट्टर होते हैं, जितने यहाँ डिबेट में बैठे हैं वो भी कट्टर हैं। तो हम सब जेल जाना नहीं चाहते। टॉलरेंस हम लोगों में बहुत कम होता है, क्योंकि हम ये अदैववादी होते हैं, मोनोथिस्ट होते हैं, एक ही को मानते हैं, एक ही किताब, एक ही नबी, एक ही अल्लाह। तो हमारी लड़ाई हिंसक कट्टरवाद से है, कट्टरवाद से नहीं है, वरना पूरी कौम के खिलाफ लड़ाई छेड़नी पड़ेगी आप लोगों को। और हिंसक कट्टरवाद के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, मुसलमानों को भी नहीं होनी चाहिए। वो तो खुद कहते हैं हम हिंदुओं के कट्टरवाद से बहुत परेशान हैं, कौम खतरे में है, तो हमें तो इस चीज़ का वेलकम करना चाहिए। नहीं, वेलकम करना चाहिए। कौशिक जी, संजू जी आ रहा हो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। आप मुझे बताइए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल से भी दिक्कत है क्या आपको? किसको दिक्कत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसी को दिक्कत? तो आप बोलिए नेशनल टेलीविजन पे, रिपब्लिक पे, कि भाई आप गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करते हैं। आई एम वेटिंग टू लिसन। भारतीय जनता पार्टी के उस लाइन को भी थोड़ा सा याद करें। नहीं, मैं सिर्फ एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के बारे में पूछ रहा हूँ। आतंकवाद मैं बहुत मेरा मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है। एंटी मेरा बहुत स्पेसिफिक सेल है, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है। अरे भाई, अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालेंगे। मेरा सवाल आपसे है, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, वही तो कह रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहा। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, अरे साहब, प्लीज लिमिट योर आंसर टू माय क्वेश्चन। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के साथ के खिलाफ है। रास्ता देने वाले ये लोग हैं। नहीं देंगे ना। पठानकोट में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के साथ है, रेड कारपेट बिछाने वाले ये। आप कह दो बीजेपी बहुत खराब है, जो आप कह रहे हो कहते रहो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुलवामा में भी इनके वक्त मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, और ये कहते हैं कि अब लगाम आप समझ नहीं रहे। मैं आपसे क्या, रात में हमें सरकार दे दीजिए, हम पूरे हिंदुस्तान में ये करेंगे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? क्या पूछ? मैं एक क्षण के लिए आपकी सारी बात मान लेता हूँ कौशिक जी, कि बीजेपी ने सारे गलत काम करे हैं जो आप कह रहे हो, ठीक? बचता क्या है? सुनो तो लो। अगर नहीं चाहिए देश से उनको। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के साथ हो कि खिलाफ हो? अरे ये लोग एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के साथ हो कि खिलाफ हो? शब्दों की एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के साथ हो कि खिलाफ हो? शब्दों की बाजी, साथ हो कि खिलाफ हो? शब्दों साथ हो कि खिलाफ हो? शब्दों की बाजी, साथ हो कि खिलाफ हो? अरे कट्टर ईमानदार, साथ हो कि खिलाफ हो? कट्टर ईमानदार, साथ हो कि खिलाफ हो? मुझे पता है आप कांग्रेस से उधर जा रहे हो, आम आदमी पार्टी की तरफ, लेकिन इतना तो बता दो, साथ हो कि खिलाफ हो? कट्टर ईमानदार के सामने दूसरा शब्द क्या है? सैयद रिजवान अहमद एंड शोएब जमाई ऑन 50-50। शोएब जमाई, आपसे पूछ रहा हूं, जमाई साहब, डॉक्टर शोएब जमाई, प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, इस समय धनबाद में लाइव हैं जुड़े। शोएब जमाई जी बहुत शांति से हैं, विदाउट एनी पर्सनल कमेंट्स। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल से किसी भी राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी व्यक्ति को क्या दिक्कत हो सकती है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। शोएब जमाई जी। ऐश्वर्या जी जी, ऐश्वर्या जी, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है आज इसको नोट करके रख लीजिए कि आज पहली बार शोएब जमाई जो है वो अमित शाह जी से और रिपब्लिक टीवी से बिल्कुल सहमत है। ऐतिहासिक क्षण है। और क्यों क्षण है ये ऐतिहासिक और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि देखिए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की कितनी ज़रूरत है इस देश को। भाई, पीएफआई नाम का जो एक कट्टरवादी संगठन जिसको बकौल कहा गया, वो तो बैन हो गया। अब उसके लोग तो आएंगे नहीं, और उसके लोग तो हट गए। जो संगठन हट गया, वो उसका वजूद खत्म हो गया। लेकिन जो संगठन बैन नहीं हुए, जो कट्टरवादी संगठन है, आताताई प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू सेना, वो एक जो अभी कल परसों जो ये लोग तलवार लेके दिल्ली में आ गए थे, कौन, गुड़गांव से, ये वाले सेना, श्री राम सेना, ये सब तो खुले में घूम रहे हैं। अब इनको डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है, वरना ये कट्टरवादी, ये आताताई देश को जो है बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि ऐसे रेडिकलाइजेशन, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बने और ऐसे आताताई और कट्टरवादियों को कम से कम उनका बुद्धि जो है ठीक किया जाए,
और बलपूर्वक ठीक किया जाए अगर वो सही से नहीं समझते हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है आ रहा हूं, कि रिजवान देखिए, साहब आ रहा हूं। पूर्व में भी यूएपीए बना, बहुत टाडा बना, बहुत सारी चीजें बनी। ये वादा किया गया कि भाई टेररिज्म को बिना विदाउट बायस्ड कर्ब करने के लिए हम ये चीजें ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो डेटा स्टैटिस्टिक्स आप उठा के देखेंगे तो इन जो कड़े कानूनों का प्रयोग सिर्फ सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के ऊपर किया गया, और बायसनेस देखती जाती है कि जब उसी तरह का गुनाह, वैसा ही हेट स्पीच, वैसा ही दंगा का काम जब कोई बहुसंख्यक समाज से कोई व्यक्ति करता है जिसका नाम राकेश या शर्मा या कोई चीज़ है, कपिल है, तो ऐसे लोगों पर यूएपीए नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल मुझे लगता है बहुत अच्छे से काम करेगा। और अब इन संगठनों को, जो ये बजरंग दल, हिंदू सेना, इस तरह के, इनको डी रेडिकलाइज करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं सहमत हूं सैयद रिजवान जेबी से, आपसे भी, और बहुत ऐतिहासिक और दुर्लभ क्षण है ये, इसको नोट कर लीजिए। अ वेरी शॉर्ट इंटरजेक्शन रिजवान साहब से, और फिर मैं संजू जी के पास जा रहा हूं। जी शुक्रिया। नहीं, ऐतिहासिक और दुर्लभ क्षण नहीं, अभी हम लोगों की समाज में इतनी बड़ी हैसियत नहीं हुई है कि हम अगर कुछ बात बोलें या हम रिपब्लिक भारत से एग्री करें तो वो चीज़ ऐतिहासिक नहीं हो जाए उसके लिए। और बिल्कुल सही कहा शोएब साहब ने, 1985 में जिन्होंने कहा शाहबानों को 25 रुपए ना दो और सड़कों पे निकल आए, ऐसे देश के, समाज के, कौम के दुश्मनों को इनकी नाक में लगाम डालनी पड़ेगी। जो ट्रिपल तलाक के लिए सायराबानों के खिलाफ कौम के लोग खड़े हुए कट्टरवादी, उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। जो शरीयत का आज तक रोना रोते हैं, उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। जो कहते हैं हमें क्लास में हिजाब पहनने दो, ऐसे बदतमीजों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। जो शाहीन बाग 5 महीने के लिए रोक के बैठ जाते हैं, ऐसे बदतमीजों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद बजरंग दल के शायद नकेल डालने की नौबती ना आए। तुमने जो बीमारी फैलाई है, बजरंग दल और शिवसेना जैसे लोग उसी का एक नतीजा है। तुम अपना कट्टरवाद जिस दिन ठीक कर लोगे, पूरा देश ठीक हो जाएगा। शोएब जमाई, अब मैं जवाब दूं जल्दी, फिर मेरे को संजू जी के पास छोटा सा काउंटर एक जवाब। बोलिए जल्दी से, क्विक। देखिए, मुझे देखिए, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस लेता नहीं, इसलिए पर्सनल बातों को नहीं ला रहा हूं। लेकिन एक बात की बड़ी आपत्ति रही मुझे, क्या? कि जो हिजाब पहनने के लिए अपना मांग करेगी, कह रहे हैं उन बेटियों के नाक में नकेल डांटेंगे। अरे किसी माई की लाल की औकात नहीं है कि मुसलमान बेटियों के नाक में नकेल डाल दे। ऐसे जो पैदा होंगे हम उनको मसल देंगे, क्लास में नहीं पहन सकते, ऐसे लोगों को मसल देंगे। क्लास में नहीं पहन सकते। अरे क्लास सुनो, की बात हो रही है, क्लास में नहीं पहन सकते। ऐसे लोगों को हम मसल देंगे, कुचल देंगे, बर्बाद कर देंगे। शांति का पैगाम दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? शांति का पैगाम देने के लिए एक सेकंड गर्मा गर्मी होने रहा है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप दोनों बात सुनिए। शांति का पैगाम देंगे, क्या करेंगे शोएब जमी? क्या मसल देंगे, कुचल देंगे, क्या हो रहा है? शांति, एक सेकंड आप दोनों प्लीज। रिजवान साहब, शोएब जमाई जी, क्या कह रहे हैं? कुचल देंगे, मसल देंगे, क्या? शांति से रिलैक्स प्लीज शांति। आप दोनों ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन बोथ ऑफ यू, प्लीज रिलैक्स। उंगली नीचे शोएब जमाई जी, उंगली नीचे शोएब जमाई जी, रिलैक्स, शांति से बात कीजिए। थैंक यू। संजू वर्मा जी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा सेंसिटिव क्या है। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कह दिया ऐसा? एंटी रेडिकलाइजेशन सेल होना चाहिए बस। मैम ऐश्वर्या जी, पहली बात तो ये मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने जो जेपी नड्डा जी के साथ इंटरव्यू ली उत्तर प्रदेश चुनाव और बाकी अन्य मामलाओं पर जो उन्होंने अपने व्यूज रखे, वो बड़ी दिलचस्प थी। और उसी के संदर्भ में, और जो हाल ही में अमित शाह जी ने कहा या फिर जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो हमारे पुलिस अफसर मोहन चांद शर्मा शहीद हुए थे। उनकी शहादत पर आंसू ना बहाकर सोनिया गांधी ने इंडियन मुजाहिदीन के लिए आंसू बहाए थे। खैर, वो अलग बात है। मोदी सरकार की नीति बड़ी ही स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का तात्पर्य कट्टरवादी मानसिकता से है। और जो यहां पर बैठकर एक पैनलिस्ट ने कहा कि बजरंग दल, हिंदू सेना, फलाना ढमकीना, ये भी रेडिकल संस्थाएं हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं,
चाहे 1987 के हाशिमपुरा के दंगे हों, 1989 भागलपुर के दंगे, 2006 अलीगढ़ के दंगे, 2008 धूले में दंगे, 2010 देगंगा में दंगे, 2011 खड़गपुर में दंगे, 2012 कोकराझार आसाम में दंगे, 2013 मुजफ्फरनगर में दंगे, उसके बाद राजस्थान करौली में जो कुछ ही महीने पहले दंगे हुए थे। आप इन सब दंगाओं में एक चीज कॉमन देखेंगे। कॉमन थ्रेड क्या है? वो ये है कि ये सभी दंगे एक रैडिकल कट्टरवादी मानसिकता से उपजे थे, और ये कट्टरवादी मानसिकता कभी लश्कर तैयबा थी, कभी इंडियन मुजाहिदीन थी, कभी पीएफआई थी, कभी जमात उद दावा थी, कभी जैश ए मोहम्मद थी, कभी द रेजिस्टेंस फ्रंट थी। और यहां पर शोएब जमाई बैठकर पीएफआई को क्लीन चिट दे रहे हैं, लश्कर तैयबा के बारे में एक बात नहीं कही, जमात उद दावा के बारे में 2 शब्द नहीं कहे, जैश ए मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं कहा। पर इनको देखिए नैरेटिव किस तरह ये बदलना चाहते हैं। बैठकर यहां पर ये नैतिकता का भाषण दे रहे हैं और ये आड़े हाथ ले रहे हैं बजरंग दल को। मुझे एक बात बताइए, झारखंड में कुछ महीने पहले सरस्वती पूजा मनाने के लिए एक 20 साल के युवक रूपेश पांडे को मौत के घाट जिसने उतारा, क्या वो बजरंग दल था? कर्नाटका में हिंदू लड़के हर्षा को जिसने मारा, वो मुस्लिम कट्टरवादी मानसिकता थी, वो बजरंग दल या हिंदू सेना नहीं था। करौली में 100 से ज्यादा हिंदू घरों को जलाकर और लोगों को मार दिया गया। बंदूक की नोक पर पुलिस देखती रही। मतलूब अहमद जिसका पीएफआई से लिंक है वो आज तक पकड़ा नहीं गया। मतलूब अहमद जैसे कट्टर मानसिकता वाले आदमी पर टिप्पणी ना करके आप यहां बैठकर बजरंग पॉइंट टेकन। शोएब जमाई काउंटर कर रहे हैं, शोएब जमाई काउंटर कर रहे हैं, शोएब जमाई काउंटर कर रहे हैं। हाँ बोलिए शोएब जमाई। हाँ मैं देखिए जिस तरीके से संजू वर्मा जी और बाकी